अब आता है दोस्तों क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ठीक है, यानी कि हम एक क्लोजर लुक करेंगे यार, एक नज़दीक से देखेंगे किसको किसको, हम हम्पी को, मसूलीपट्टनम को और सूरत को। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, यानी हम्पी की जो जो आर्किटेक्चर था वहाँ का स्प्लेंडर देखिए, या हम बोल सकते हैं हिंदी में आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला यानी कि हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, स्प्लेंडर मतलब सौंदर्य। Hampi is located in the Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336। यानी कि जो हम्पी है दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे, एक कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर हैं कौन कौन सी, कृष्णा और तुंगभद्रा, इन दोनों की बेसिन में लोकेटेड है हम्पी। ठीक है, जो कि 1336 में जो एक एम्पायर था जो कि स्टेब्लिश हुआ था, बना था विजयनगर एम्पायर, उसका जो है न्यूक्लियस हुआ करता था कौन, हम्पी। ठीक है, यानी कि हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के बेसिन या घाटियों में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर एम्पायर का न्यूक्लियस था या केंद्र स्थल था। अब देखते हैं कि कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन किधर है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, हमने कहा था कि किसकी बेसिन में था, हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर की जो बेसिन है उसी में था। ठीक है, ये कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, जो कि साउथ इंडिया में है दोनों, और ये यहाँ पे हम्पी शहर यही है। ठीक है, तो यानी कि जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स की बेसिन में स्थित है। The magnificent ruins at Hampi reveal a well fortified city। यहाँ पे मैग्निफिसेंट का मतलब है दोस्तों शानदार, ठीक है, या देखने में बहुत ही अच्छा शानदार। और रियूज का मतलब होता है खंडहर, जब तोड़ने होने के बाद जो चीजें, जैसे कि पहले की जो इमारतें थी, जो किले थे, जो एकदम टूट उठ चुके हैं, यानी जो उनका खंडहर बचा हुआ उसको क्या बोलते हैं, रुइंस। ठीक है, और रिवील मतलब प्रकट करना या शो करना। ठीक है, या इससे पता चलता है, यानी कि जो हम्पी में दोस्तों, जो हम्पी में मैग्निफिसेंट खंडहर मिला है या शानदार खंडहर जो मिला है, उससे यह पता चलता है कि जो हम्पी जो था दैट वाज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। ठीक है, यानी कि उसकी जो किलेबंदी थी बहुत ही अच्छी थी। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। यानी कि इस जो वॉल्स थी दोस्तों, जो हम्पी की जो वॉल्स थी, जो वहाँ की दीवारें थी, उनसे वहाँ से मिले खंडहर से ये पता चलता है ये बहुत ही उच्च कोटि की थी। और प्लस उसके बाद बोलता है इन दीवारों के निर्माण में या इन वॉल्स की कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी मोर्टार मतलब गारा या चूना। ठीक है, यानी कि इन इन वॉल्स के कंस्ट्रक्शन में कहीं भी मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट का यूज नहीं किया गया है। आगे बोलता है कि एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। और जो यहाँ की छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, यानी कि जो शिलाखंड थे, उनको आपस में क्या कैसे जोड़ा गया है, इंटरलॉक करके जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे फिगर 6 में दिया गया, व्यू ऑफ द वॉच टावर थ्रू अ ब्रोकन वॉल ऑफ द इनक्लोजर ऑफ हम्पी। यानी हम्पी का जो एक वॉच टावर था ये। ठीक है, व्यू ऑफ द वॉच टावर, ये वॉच टावर है, ये हम्पी की दीवारें हैं, बाहर की इनक्लोजर की जो दीवारें, यहीं से एक जो वॉच टावर का लुक है वही दिख रहा है। ठीक है, अब आता है दी आर्किटेक्चरल ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार का या अद्भुत। ठीक है, यानी जो हम्पी का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही विशिष्ट था। द बिल्डिंग द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड splendid arcs, domes and pillared halls with niches for holding sculptures। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत ही सुंदर या बहुत ही अद्भुत। आर्क आर्क का मतलब जैसे होता है, आप जानते हैं जो सर्कल होता है उसका आधा, जैसे कि मतलब कोई गेट बना हुआ है इसको आर्क्स बोलते हैं। ठीक है, डोम्स का मतलब वही होता है, ऊपर से ऐसे जो रहता है उसको डोम बोलते हैं। ठीक है, पिलर यानी स्तंभ जो होते हैं। नीस, यहाँ पे नीसेस का मतलब होता है ना कि कुछ रखने के लिए कोई पन्ना, जैसे यहाँ पे इसको नीसेस बोलेंगे। ठीक है, फॉर होल्डिंग स्कल्पचर। तो बोलता है कि वहाँ की जो रॉयल कॉम्प्लेक्स यानी कि शाही कॉम्प्लेक्स, तो जो रॉयल कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंगें थी उनमें जो है बहुत सुंदर सुंदर यानी बहुत ही स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम्स थे और
पिलर्स पिलर्ड हॉल्स थे, यानी कि पिलर पे बने हुए हॉल्स थे, यानी पिलर युक्त हॉल्स थे। जो हॉल थे उसमें पिलर भी थे। विद निसेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, यानी कुछ निसेस थे, स्कल्पचर्स माने मूर्तियों को रखने के लिए। यानी कि रॉयल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंगों में बहुत ही भव्य आर्क्स और डोम्स थे। क्या थे? आर्क्स और डोम थे, और वहाँ पिलर वाले कई विशाल कक्ष थे, बड़े बड़े कक्ष हॉल थे, जो कि कुछ उसमें निसेस बने हुए थे फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, मूर्तियों को रखने के लिए। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान आर्क्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर मोटिव सच एज द लोटस एंड कॉर्बल्स। यहाँ पे ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। यहाँ पे प्लेजर गार्डन का मतलब भी होता है आराम, आराम बाग। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों। एक तो ये तो नॉर्मल गार्डन हो गया, नॉर्मल बगीचा हो गया। प्लेजर गार्डन क्या होता है कि अ गार्डन, या हम बोल सकते हैं कि अ प्लेजर गार्डन इज अ पार्क और गार्डन दैट इज ओपन टू द पब्लिक फॉर रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। यानी कि एक ऐसा गार्डन होता है जो कि पब्लिक के लिए ओपन होता है। वहाँ पे बहुत सारी मनोरंजक चीजें होती है, बहुत सारे मनोरंजक वहाँ पे मनोरंजन वाले चीजें वहाँ पे की जाते हैं। ठीक है, विद स्कल्पचर मोटिव्स। यहाँ पे मोटिव्स, स्कल्पचर मोटिव्स का मतलब बहुत सारे स्कल्पचर्स, मूर्तियों के नमूने, यानी कि मोटिव्स का मतलब हो गया यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ होंगी जो कि डिफरेंट पैटर्न्स में बनी होती हैं। ठीक है, लोटस यानी कमल जानते हैं। कोबल्स क्या होता है दोस्तों की कोबल जैसे पुरानी जब आप किले देखेंगे, कोई बिल्डिंग्स, आपको नॉर्मली ऐसे एक पार्ट ऐसे दिखता दिखता है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहीं पे एक ऐसे दिखेगा, उसको कोबल्स बोलते हैं, सपोर्ट के लिए रहता है, उसको हम कोबल्स बोलते हैं। यानी कि हम्पी की बात कर रहे हैं हम कि वहाँ पे वेल प्लान जो है ऑर्चर्ड यानी कि बगीचे और प्लेजर गार्डन थे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की या स्कल्पचर मोटिव थी, जैसे कि इसकी लोटस और कॉर्बेल्स की। इन इट्स heyday in the 15th-16th centuries, हम्पी बस्टल विद कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। यहाँ पे हेडे का मतलब है उमंग का समय या आनंद का समय। ठीक है, सेंचुरी यानी शताब्दी। यहाँ पे बसल मतलब कि हलचल, यानी कि 15th-16th सेंचुरी के समृद्ध काल में, यानी कि हेडे में 15th-16th सेंचुरी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज से बशल कर रहा था, या बहुत ही हलचल था। मतलब एक हिसाब से गूंजना की एक हिसाब से आप मान सकते हो बसल कर रहा है, यानी वहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज हो रही थी। मुस्लिम मर्चेंट्स, Chetis, an agent of European traders such as the Portuguese, thrown the market of Hampi. मर्चेंट्स, मुस्लिम मुस्लिम होती है मर्चेंट्स यानी व्यापारी। चेतीस का मतलब होता है दोस्तों, चेतीस क्या थे ना कि तमिल कम्युनिटी है, एक तमिल में एक कास्ट होती है। ठीक है, एजेंट यानी एजेंट होता है यूरोपियन, ट्रेडर्स यानी व्यापारी, पोर्चुगीज, फिर ट्रोंग मतलब इनका जमावड़ा या भीड़ भाड़। उस टाइम तो बोलता है कि उन दिनों हम्पी में या हम्पी की मार्केट्स में, जो हम्पी की मार्केट होती थी वहाँ पे मुस्लिम मर्चेंट्स, चेतीस और यूरोपियन ट्रेडर्स के जो एजेंट होते थे, जैसे कि पोर्चुगीज, इनका जो है जमावड़ा होता था वहाँ पे। ठीक है, इनके जो एजेंट होते थे उनका जमावड़ा होता था। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज टेम्पल डांसर परफॉर्म बिफोर द डेटीज रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्षा, a form of शिवा टेम्पल। यहाँ पे हब का मतलब है केंद्र। ठीक है, ये जो टेम्पल्स होते थे वो कल्चरल एक्टिविटीज के हब हुआ करते थे। और देवदासी कौन थी? देवदासी टेम्पल डांसर, यानी जो टेम्पल में नृत्य करती थी, डांस करती थी, उनको देवदासी बोला गया। यहाँ पे रॉयल्टी का मतलब है राजा महाराजा। ठीक है, यहाँ पे जो राजा थे। मासिस मतलब पब्लिक, यानी कि देवदासियां विरूपाक्ष जो टेम्पल था, क्या था? शिव का टेम्पल था, फॉर्म ऑफ शिवा, एक शिवा का एक फॉर्म है, यानी शिव जी का। तो यानी देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर की अनेक पिलर्स वाले हॉल्स हॉल्स में देव प्रतिमा जो होती थी, यानी डेटी की जो मूर्तियां होती थी, तथा राजा तथा मासेस के सामने जो है क्या करती थी? नृत्य करती थी, परफॉर्म करती थी। The Mahanavami festival, known today as Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। ठीक है, यानी कि महानवमी फेस्टिवल, जो कि आज साउथ इंडिया में नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, वह जो है हम्पी में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हुआ करता था।
archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो महानवमी का जो प्लेटफॉर्म होता था उसको पा लिया है, मतलब उसका खोज किया, मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गया है जहाँ पे राजा जो है, जो महानवमी प्लेटफॉर्म था वेयर यानी कि जहाँ पे राजा गेस्ट को रिसीव करता था, वहाँ पे गेस्ट आते थे, उनका मतलब सेवा सत्कार करता था एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ, और जो सब ऑर्डिनेट चीफ थे उनसे ट्रिब्यूट यानी कि उपहार एक्सेप्ट करता था. From here, he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts. अब रेसलिंग का मतलब होता है दोस्तों कुश्ती, ठीक है, और बाउट्स का मतलब है मुकाबला. यानी कि इसी महानवमी के प्लेटफॉर्म से राजा जो है डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंस देखता था, और यहाँ तक कि वो रेसलिंग बाउट्स भी यहीं से देखता था. Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccani Sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar. यहाँ पे ruin का मतलब है खंडहर, यानी कि हम्पी जो है खंडहर कब हुआ, यानी कि ये बोलता है कि 1565 में दक्कनी सुल्तानों जैसे कि गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदार जो बीदर था या बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर था वो डिफीट हुआ, ठीक है, यानी विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया या र्यून हो गया, खंडहर में बदल गया. पता है गेटवे टू द वेस्ट सूरत, यानी पश्चिम का जो प्रवेश द्वार था उसको सूरत को बोलते हैं, पश्चिम का यानी वेस्ट का प्रवेश द्वार गेटवे. सूरत in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay, present day Khambat and somewhat later Ahmedabad. पहले देख लेते हैं इसमें एम्पोरियम क्या होता है. एम्पोरियम होता है अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर बॉट एंड सोल्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल यहाँ पे बाई किया जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है. यहाँ पे एक समझना है एक चीज कि डाइवर्स का मतलब, डाइवर्स प्रोडक्शन का मतलब बहुत सारी चीजें, यानी कि अब कहीं से मान लो कोई भी प्रोडक्शन, कहीं से स्टील या कोई भी मतलब है कई प्रकार के वाणिज्य केंद्र जो थे, यानी कि जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज थी वहाँ पे कुछ और आता था, कुछ और आता था, ठीक है, यानी कई टाइप की वहाँ पे प्रोड्यूस आते थे और बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे. यानी कि सूरत मुगल पीरियड में टैम्बे यानी आज की प्रेजेंट टाइम में उसको क्या बोलते हैं, खम्बत बोलते हैं, ठीक है, यानी टैम्बे जो था उसको अभी के टाइम में क्या खम्बत बोलते हैं. यानी सूरत मुगल पीरियड में कैम्बे और कुछ समय बाद अहमदाबाद, समवॉट लेटर यानी कि कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में वेस्टर्न ट्रेड का एम्पोरियम बन गया, ठीक है. सूरत was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz, यानी कि सूरत ओरमुज गल्फ ऑफ होर्मुज से होकर वेस्टर्न एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए क्या था, गेटवे था, मुख्य द्वार था. अब देखते हैं गल्फ ऑफ होर्मुज कहाँ पे है, ठीक है. जैसे यहाँ के हम देख सकते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, तो इसी के बीच में यहाँ पे स्टेट ऑफ होर्मुज है, यही है गल्फ ऑफ होर्मुज, ठीक है. यानी जो गल्फ ऑफ होर्मुज था वो वेस्टर्न ट्रेड के लिए गेटवे था सूरत से, मतलब यानी कि सूरत जो था सूरत से होकर यहाँ से गल्फ ऑफ होर्मुज से होकर वेस्टर्न ट्रेड के लिए वो गेटवे था, ठीक है. यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सूरत क्या था, गेटवे था वेस्ट एशिया से ट्रेड के लिए वाया गल्फ ऑफ होर्मुज. सूरत वाज also been called the gate to Mecca because many pilgrim ships set sail from here. यहाँ पे सेट का मतलब बहुत सारी शिप्स थी, ठीक है. यानी कि जो सूरत था दोस्तों, सूरत को मक्का का भी गेट बोला जाता था, या सूरत को मक्का का भी गेटवे बोला जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जो यानी कि हज की यात्रा पे जाते हैं, जो मक्का जाते हैं उनको हज यात्री बोलते हैं, ठीक है. तो क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से सेल करते थे या हज के लिए यहीं से रवाना होते थे. दिस सिटी वॉज cosmopolitan and people of all caste and creeds lived there. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, यानी कि सारे देश के लोग. कास्ट मतलब जात और मतलब सभी,
और क्रीड का मतलब होता है मजहब या संप्रदाय। यानी कि सूरत एक कॉस्मोपॉलिटन नगर था या सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहाँ पे सभी कास्ट और धर्मों के लोग रहते थे या सभी कास्ट और संप्रदाय के लोग रहते थे। इन द 17th सेंचुरी द पोर्चुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। यहाँ पे वेयर हाउस का मतलब होता है दोस्तों गोदाम, ठीक है। यानी कि 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश जो लोग थे उनकी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज जो है सूरत में आ गए थे, ठीक है। यानी कि जैसे हमने देखा यहाँ पे कि 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज सूरत में थी। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रोनिकलर ओविंगटन हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। यहाँ पे क्रोनिकलर का मतलब है दोस्तों की इतिहासकार, ठीक है। और एक चीज याद रखना आप लोग कि एंकर्ड जैसे क्या होता है, जैसे जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, जब वो कहीं पे जाते हैं, मान लो पोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, बट पोर्ट पे जगह ना होने की वजह से, यानी कि जेट्टी खाली ना हो, जहाज को खड़ी होने के लिए स्थान ना हो, ठीक है, या कुछ अदर प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको क्या पड़ता है, वो पानी में रहेंगे तो टाइड यानी कि करंट और विंड के चलते वो क्या अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, दूसरी जगह चल जाएंगे, क्योंकि दे आर द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारे लिए तो भारी है बट ओशियन में वो भारी थोड़ी ना है, तो वो क्या होती है अपनी जगह से हट जाएंगे, इस वजह से उनको एंकर किया जाता है। एक लोहे मतलब लोहे एंकर जैसा रहता है, मतलब एंकर रहता है लोहे का, ठीक है। और कुछ साइकिल्स रहती हैं ऐसे ऐसे चेन जैसी, आप अपनी भाषा में चेन समझ सकते हो, उसी के थ्रू जो है उसको टाई कर दिया जाता है, बांध जाता है, ग्राउंड से बांध दिया जाता है, ठीक है। तो एक इंग्लिश क्रोनिकलर थे जिनका नाम था ओविंगटन, उनके हिसाब से उन्होंने इस पोर्ट पे एक 1689 पे पोर्ट पे एक अकाउंट लिखा या पोर्ट के बारे में लिखा, और उन्होंने बोला कि ऑन एवरेज लगभग 100 शिप्स डिफरेंट कंट्रीज से लगभग 100 ऑफ द शिप्स यहाँ पे एंकर्ड रहती हैं एट एनी गिवन टाइम, यानी किसी भी समय आपको एवरेज 100 शिप्स मिलेंगी, ठीक है। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। यहाँ पे रिटेल का मतलब है जैसे ना फुटकर में यानी इक्का दुक्का, तो सूरत में ऐसी अनेक जो है शॉप्स थी जो कॉटन टेक्सटाइल थोक और फुटकर कीमतों पर बेचते थे। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर, जिसको जरी बोलते हैं, एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। जो सूरत के टेक्सटाइल थे यानी जो सूरत के कपड़े थे दोस्तों, किस लिए फेमस थे? डियर गोल्ड लेस बॉर्डर, जिसको जरी बोलते हैं, यानी जो सूरत का टेक्सटाइल तो अपनी जरी के लिए बोल सकते हैं, गोल्ड लेस बॉर्डर के लिए बहुत ही फेमस थे। और जिनकी जिनकी खुद की मतलब जिनके लिए जिन कपड़ों के लिए वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मार्केट थे, यानी कि इन कपड़ों के अलग से उसमें यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में मार्केट थे। द स्टेट built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city। यानी कि स्टेट ने न्यूमरस यानी बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनवाए, बिल्ट मतलब बनवाना, बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनवाए, ताकि जो डिफरेंट मतलब वर्ल्ड में डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सभी जगहों से आने वाले या वर्ल्ड की डिफरेंट जगहों से आने वाले, इस सिटी में आने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, ठीक है। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स। यहाँ वहाँ पे बहुत सारी मैग्निफिसेंट यानी बहुत सी भव्य या शानदार बिल्डिंगें थी और इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स थे, और वहाँ पे पार्क हुआ करते थे। द कठियावाड़ सेठ आर महाजन्स मनी चेंजर्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। वहाँ पे उस जगह पे यानी हम्पी में और क्या था, कठियावाड़ सेठ, जो कठियावाड़ के सेठ थे, या महाजन, और या महाजन जिनको बोलते थे, और महाजन यानी कि जिनको मनी चेंजर भी बोला जाता था, यानी कि कठियावाड़ सेठ और महाजन की बहुत ही ह्यूज बैंकिंग हाउसेस थे, कहाँ पे, सूरत में, ठीक है। इट इज नॉट वर्दी दैट द सूरत अंडीज वर हॉनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटोप इन बेल्जियम। यहाँ पे नोट वर्दी का मतलब होता है दोस्तों कि ध्यान देने योग्य, ठीक है। और हुंडीज का क्या है? हुंडीज मीन्स हुंडी इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। यानी कि हुंडी एक ऐसा दस्तावेज था, ठीक है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक एक पर्सन द्वारा जो डिपॉजिट कराई गई रकम जो होती थी दर्ज रहती थी, और हुंडी के कई अन्य जगहों पर, ठीक है। यानी कि अगर एक एक हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जहाँ पे कोई
आदमी जो है कुछ मनी डिपॉजिट किया, ठीक है, उस मनी को जो डिपॉजिट किया उसके बाद उसका एक दस्तावेज हो गया, अब वो दूसरी जगह उस मनी को क्लेम कर सकता है, ठीक है। क्लेम करना यानी कि वही चीज दिखाकर, जो दस्तावेज दिया गया उसी को दिखाकर उसी पैसे को, मान लो जगह ए है, ए पे उसने क्लेम किया, उसको मतलब ए पे उसने डिपॉजिट किया, अब वो बहुत दूर चला गया यानी बी में, अब इसी दस्तावेज को दिखा के बी पे भी वो पैसे को क्लेम कर सकता है यानी पैसे निकाल सकता है, ठीक है। बेटा यह ध्यान देने योग्य है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में कायरो है, यानी कि इजिप्ट, हिंदी में इसको मिस्र बोलते हैं, तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, इजिप्ट के कायरो में, इराक में बसरा, और बेल्जियम में एंटवर्प, जो कि डायमंड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। हाउएवर, किंतु सूरत बिगन टू डिक्लाइन टुवर्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। इस 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सूरत का भी या सूरत भी डिक्लाइन होने लगा। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर, इसके पीछे ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो सूरत था 17th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगा। क्यों? द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ऐसा क्यों था? क्योंकि पहले एक ऐसा फैक्टर था कि द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, जो मार्केट थी वो लॉस में जाने लगी और प्रोडक्टिविटी जो थी वो भी लॉस में जाने लगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर जो था डिक्लाइन हो गया था, मुगल सत्ता खत्म हो गई थी। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्चुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है इसको आप ध्यान से देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मेंस की पर्पज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि सूरत आखिर में डिक्लाइन क्यों हुआ, 17th सेंचुरी के एंड में सूरत का पतन क्यों होने लगा, जो कि सूरत एक इतना भव्य सिटी था, सब कुछ वहाँ पे था। क्यों? पहला तो ये था कि क्योंकि मुगल एम्पायर को डिक्लाइन होने की वजह से दोस्तों वहाँ पे मार्केट जो थे यानी कि वहाँ के जो बाजार थे लॉस में जाने लगे, और जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी लॉस में जाने लगी। क्यों? देखो, कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्चुगीज, जो सी रूट्स था अब वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में चला गया था, ठीक है। और कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, और पहला चीज हो गया। दूसरा क्या था कि अब उसी सूरत को कंपटीट करना था, ठीक है, कंपटीशन देना था किसको? एक जो कि बॉम्बे में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कि 1668 में जो इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे शिफ्ट कर चुकी थी। कब? 1668 में। तो इससे जो है उनको कंपटीशन करना था, इस वजह से सूरत डिक्लिनेशन की तरफ जाने लगा। टुडे सूरत इज अ बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर, आज भी जो है सूरत है एक बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम, यानी कि बोल सकते हैं जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए बहुत ही चुनौती भरा था। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। यहाँ पे ले मतलब स्थित होना, ठीक है, यानी कि जो मसूलीपट्टनम है या मछलीपट्टनम है लिटरली फिश पोर्ट टाउन, ठीक है, लिटरली जो है फिश पोर्ट टाउन है, यानी मछलीपट्टनम कृष्णा रिवर के डेल्टा पे स्थित है। इन द 17th सेंचुरी इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। इंटेंस मतलब होता है दोस्तों तीव्र, वैसे यहाँ पे इंटेंस का मतलब मीनिंग होगा कि अत्यधिक या डिफरेंट टाइप की। तो 17th सेंचुरी में जो मसूलीपट्टनम था वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज का सेंटर हुआ करता था। एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां, ठीक है। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज, both the Dutch and English East India Companies attempted to control Masulipatam as it became the most important port on the Andhra coast। यानी कि डच और इंग्लिश जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, दोनों ने मसूलीपट्टनम पर कंट्रोल प्राप्त करने का प्रयास किया था। कौन कौन? डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम पे कंट्रोल प्राप्त करने का कोशिश किया था या प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि तब तक मतलब उस टाइम तक आंध्रा तट पर यानी आंध्रा कोस्ट पर वह सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था। द पोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ड बाय द डच। मसूलीपट्टनम का जो पोर्ट था, सॉरी फोर्ट, यानी कि मसूलीपट्टनम पे जो फोर्ट था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? डच के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। The Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices,
and other items to prevent the trade passing completely into the hand of the various East India companies. इम्पोज का मतलब होता है लगाना, ठीक है, इसे इम्पोज करना, लगाना कोई चीज, ठीक है। तो यहाँ बोलता है कुतुब शाही रूलर्स, कुतुब शाही जो है रूलर्स थे कहाँ के, गोलकोंडा के। रॉयल मोनोपोलीज, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है दोस्तों, ध्यान से देखें कि मोनोपोलीज क्या होता है, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। बोल सकते मोनोपोली डिस्क्राइब इज अ मार्केट विद द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यानी कि मोनोपोली है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था, मोनोपोली था, ठीक है। तो मोनोपोली को जैसे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, उसके एक्सेप्ट में कोई अदर कंट्री या ईस्ट से या वेस्ट से नहीं आ सकती थी, तो उसको मोनोपोलिस बोला गया। यानी कि गोलकोंडा के जो कुतुब शाही रूलर थे उन्होंने डिफरेंट टाइप के या बहुत सारे इम्पोज किए, क्या, रॉयल मोनोपोलीज इम्पोज किया ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल के सेल पे, स्पाइसेस के और अदर आइटम्स की सेल पे उन्होंने मोनोपोलीज, रॉयल मोनोपोलीज इम्पोज किया। क्यों? ताकि जो है जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए, ठीक है। fierce competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Komati, Chetis, and European traders made the city populous and prosperous. अबे फियर्स का मतलब होता है बहुत ही प्रचंड या बहुत ही तेज या बहुत ही तीव्र, यानी कि वरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स जो थे, जैसे कि दी गोलकोंडा के नॉबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमाती चेतीस और यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच जो तीव्र कंपटीशन था, ठीक है, जो तीव्र कंपटीशन था उसकी वजह से या उसने सिटी को बहुत ही पॉपुलस और प्रॉस्परस बना दिया। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. यानी कि जब मुगल्स अपने पावर को कहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, गोलकोंडा तक, ठीक है, यानी कि मुगल्स ने जब खुद अपने पावर को गोलकोंडा तक एक्सटेंड कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगलों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनका नाम था मीर जुमला, गवर्नर मीर जुमला, जो कि खुद एक मर्चेंट था, यानी कि खुद एक व्यापारी था, उसने क्या किया, डच और इंग्लिश को एक आपस में ही भिड़ा दिया, ठीक है। In 1686 to 1687, मुगल एम्परर औरंगजेब अनेक्स्ड गोलकोंडा, अनेक्स मतलब कैप्चर करना या कब्जा कर लेना, तो 1686 से 1687 के बीच में मुगल एम्परर जो औरंगजेब ने गोलकोंडा को कैप्चर कर लिया, अनेक्स कर लिया। This caused the European companies to look for alternatives. अल्टरनेटिव्स का मतलब यहाँ पे अन्य रास्ता या अन्य विकल्प, ठीक है। अब यूरोपीय जो कंपनियां थी उनके सामने अन्य विकल्प या अल्टरनेटिव ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड। अब इसका मतलब है दोस्तों कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नई पॉलिसी का यह एक हिस्सा था, क्या, कि a port it was not enough if a port had connection with the production center of the hinterland, यानी कि अगर एक पोर्ट का कनेक्शन केवल प्रोडक्शन सेंटर, हिंटरलैंड के प्रोडक्शन सेंटर से ही हो, यही पर्याप्त नहीं है। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर, जो नई कंपनी, द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर, इट वाज फिल्ड शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल रूल्स। यहाँ पे फील्ड का मतलब महसूस किया गया, ठीक है, यानी कि अब ऐसा महसूस हुआ कि जो कंपनी की जो नए ट्रेड सेंटर हैं वो क्या करेंगे कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल रोल्स को कंबाइन करेंगे। कंबाइन द सेंस यहाँ पे समझना, यानी कि जो नए ट्रेड सेंटर होंगे वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल रोल भी प्ले करेंगे, ठीक है। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कलकत्ता, प्रेजेंट डे कोलकाता एंड मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई, Masulipatam lost both its merchant and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. यहाँ पे मूव का मतलब चला जाना, ठीक है। कलकत्ता यानी कि जो प्रेजेंट डे हम जिसको कोलकाता बोलते हैं उसको पहले कलकत्ता बोला जाता था, चेन्नई को मद्रास बोला जाता था, ठीक है। और बॉम्बे यानी कि जैसे कंपनी के ट्रेडर जो थे, कंपनी के जो व्यापारी थे, जैसे वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास मूव हुए,
उसके बाद क्या हो, मसूलीपट्टनम लॉस्ट मतलब खो दिया क्या, बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्ध, इतना समृद्ध था, खुशहाल था। ठीक है, तो जैसे ये व्यापारी जो थे इन जगहों पे मूव हो गए, तो मसूलीपट्टनम अपना मर्चेंट और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही खो दिया। ठीक है, यानी मर्चेंट यानी व्यापार, अपना जो व्यापार था, प्रॉस्पेरिटी था, दोनों खो दिया। एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के कोर्स में क्या हो, डिक्लाइन हो। यहाँ पे कोर्स का मतलब है दौरान, यानी 18th सेंचुरी के दौरान ये डिक्लाइन हो गया। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन डाइलापिडेटेड, या डाइलापिडेटेड मतलब होता है कि नष्ट, या जो नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, या पुराना। ठीक है, या या जो बर्बाद हो जाता है। तो आज के टाइम में जो मसूलीपट्टनम है क्या है, एक बर्बाद हुआ छोटा सा टाउन है। ठीक है, अब इधर स्टार्ट करने से हम पहले एक सोर्स बॉक्स देख लेते हैं, जैसे कि ये सोर्स बॉक्स हमने नहीं देखा। अब फोर्टिफाइड सिटी, ठीक है, फोर्टिफाइड सिटी क्या होती है, दिस इज हाउ अ पोर्चुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पीस डिस्क्राइब हम्पी इन द 16th सेंचुरी। किस प्रकार से एक जो पोर्चुगीज ट्रेवलर थे जो कि 16th सेंचुरी में डिस्क्राइब किए थे, क्या, एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा, दिस किंग हैज मेड विदिन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विद वॉल्स एंड टावर्स। यानी कि एंट्रेंस गेट पे जो गोवा से आते हैं, यानी कि गोवा से जो आने वाले लोग जिस एंट्रेंस द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर द किंग हैज मेड विद इन इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विद वॉल्स एंड टावर्स। यानी कि इस वॉल के भीतर राजा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी बनवाया है, फोर्टिफाइड सिटी बनवाया है विद वॉल्स और टावर्स के साथ। दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटी, ये जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, अदर सिटीज के जैसी नहीं थी, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसोनरी such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs। मैसोनरी मतलब होता है राजगीर यानी मिस्त्री। ठीक है, जो घर का निर्माण करते हैं किलों का, को जो मतलब उनको बनाते हैं, उनको मैसोनरी बोलते हैं। यहाँ पे मैसोनरी बोला इसलिए राजगीर, यहाँ पे राजगीरी होगा। ठीक है, यानी बोलता है कि ये दीवारें अन्य नगरों की सिटीज की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरी का द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसोनरी सच एज वॉन्ट बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट्स। ठीक है, यानी कि बहुत मजबूत राजगीरी का ऐसा नमूना जो अन्य भागों में या अदर पार्ट्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत ही सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें क्या है, सपाट है, चपटी है, यानी कि फ्लैट रूफ्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ड्यूरिंग दियर रूल दी विजयनगर रूलर्स टू कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनल्स। टू कीन इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट लेना। तो यहाँ बोलता है कि जो विजयनगर के रूलर्स थे दोस्तों, वो अपने शासन काल के दौरान टैंक्स और कैनल्स के निर्माण में बहुत ही इच्छुक थे, मतलब बहुत ही इच्छा ले या इंटरेस्ट लिए टैंक्स और कैनल्स बनवाने में। दी दी अन, दी अनंतराज सागर टैंक was built with a 1.37 किलोमीटर लॉन्ग earthen डैम across the मालदेवी रिवर। यानी कि मालदेवी रिवर के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के डैम वाले अनंतराज सागर टैंक का निर्माण हुआ। ठीक है, कृष्णदेव राय built a huge stone embankment between two hills to create a massive lake near Vijayanagar, from which water was carried through aqueducts and channels to irrigate fields and gardens। आगे बोलता है कि जो कृष्णदेव राय ने एक बहुत ही ह्यूज स्टोन इम्बेकमेंट बनवाया। इम्बेकमेंट मतलब होता मेड़, ठीक है, हम बांध बोल सकते हैं। तो एक बहुत ही ह्यूज स्टोन इम्बेकमेंट बनवाया किसके बीच में, दो हिल्स के बीच में, ताकि टू क्रिएट अ मैसिव लेक नियर विजयनगर। एक मैसिव लेक, बहुत बड़ी लेक, विजयनगर के नज़दीक में बहुत बड़ी लेक बनाने के लिए, फ्रॉम विच वाटर वाज कैरिड थ्रू एक्वेडक्ट्स एंड चैनल टू इरिगेट फील्ड एंड गार्डन। ताकि वहां से पानी को कहाँ पे ले जाया जा सके, एक्वेडक्ट्स में और चैनल्स में, ताकि फील्ड्स को और गार्डन्स को क्या किया जा सके, इरिगेट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे सोर्स बॉक्स में देखते हैं, अब पुअर फिशर टाउन। ठीक है, यानी कि फिशर का या मछुआरों का एक गरीब नगर। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथोल्ड, अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620।
डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर का मतलब है ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यानी फैक्टर क्या था कि ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि जो ऑफिशियल इंचार्ज है ट्रेडिंग एक्टिविटीज जैसे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का, ठीक है। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम, यह मछलीपट्टनम का एक डिस्क्रिप्शन है बाय विलियम मेथोल्ड के द्वारा। फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फैक्टर 1620 में। दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा, यह गोलकोंडा का चीफ पोर्ट है। वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। जैसे यहाँ पे वर्शिपफुल का मतलब है, जैसे हम लिखते हैं ना परम पूज्य परमेश्वर, तो यहाँ पे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लिखा, तो वर्शिपफुल यानी परम पूज्य, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है, ठीक है। यहाँ का वर्शिपफुल का मतलब है परम पूज्य, बहुत ही पूजनीय। इट इज अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस, अनवॉल्ड, इल बिल्ट एंड वर्स सिचुएटेड। यह एक स्मॉल टाउन है पर बहुत ही घना बसा हुआ है, ठीक है, बिना किसी फोर्टिफाइड के या चार दीवारी के, और खराब तरीके से बनाया गया है। विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश। यहाँ पे बोलता है विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश, ब्रैकिश मतलब खारा, यानी कि इसके अंदर के जो भी जल स्रोत हैं सारे खारे पानी के हैं। इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन, यह एक ऐसा पहला एक गरीब मछुआरा नगर था। आफ्टरवर्ड द कन्वीनियंस ऑफ द रोड मेड इट अ रेजिडेंस फॉर मर्चेंट्स एंड सो कंटिन्यूड सिंस आवर एंड द डच नेशन फ्रीक्वेंटेड दिस कोस्ट। यानी कि यही बोलता है कि यह एक ऐसा, पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर यहाँ बोलता है ना आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड क्या हुआ कि यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की जगह बन गई, ठीक है। अ प्लेस वेयर शिप्स कैन एंकर, हिंदी में इसको लंगर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यह एक ऐसा गरीब मछुआरों का नगर था जो कि आगे चलकर यहाँ पे एक जगह बन गई जहाँ पे शिप्स एंकर करते हैं, ठीक है, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और क्योंकि हमारे तथा यहाँ पे आगे बोलता है मेड इट अ रजिस्टर, यहाँ पे व्यापारी लोग रहने लगे। एंड सो कंटिन्यू सिंस आवर एंड द डच नेशन फ्रीक्वेंटेड दिस कोस्ट। आगे बोलता है चूंकि हमारे तथा डच के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह इनके लिए निवास की व्यवस्था करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अतः न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, यानी नए नगर और व्यापारी। इन द 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles which had become popular both in Europe and West Asia। यानी कि 16th और 17th सेंचुरी में दोस्तों, क्या तब 16th और 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे वो व्यापारिक उद्देश्य से स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के खोज में लगे हुए थे, जो कि यूरोप और वेस्ट एशिया में पॉपुलर हो चुके थे। हैड बीकम पॉपुलर, हैड मतलब हो चुके थे, ठीक है, यहाँ पे मतलब ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके थे। तो 16 और 17 सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल यानी मसालों और कपड़ों की खोज में लगे हुए थे। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट। अब यानी कि अभी तक हमने सुना था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल इंग्लिश थी, यहाँ पे बोलता है कि इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने तीनों ने मिल के क्या बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनीज की, ताकि उनके व्यापार को, ठीक है, या उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को ईस्ट में एक्सपेंड किया जा सके। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल मुल्ला अब्दुल गाफर एंड विरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स competed with them। आगे बोलता है इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत बड़े व्यापारी यानी ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी बोरा जैसे लोग, जिनके पास बहुत सारी नंबर ऑफ शिप्स थे, उनके साथ जो है कम्पीट किए, ठीक है, उनका मुकाबला किए, किनका, ईस्ट इंडिया कंपनीज का। हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज यूज्ड देयर नवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स। अब देखो वो लोग क्या किए कि वो तो कम्पीट कर नहीं पा रहे थे, मतलब जो इंडियंस थे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफूर जो थे और वीर जी बोरा थे, ये लोग कम्पीट कर रहे थे बराबर। तो उन्होंने क्या चाल चली कि बाद में यूरोपियन जो कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, अपना नवल पावर यूज किया ताकि जो सी का कंट्रोल पा सके। तो उन्होंने सी का कंट्रोल पाने के लिए, कंट्रोल गेन करने के लिए अपना नवल पावर यूज किया, ठीक है, और उसके बाद इनको मजबूर कर दिया, इनको फोर्स किया, इसको इंडियन ट्रेडर्स को, कि एज ए एजेंट काम करे, किसके एजेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के।
Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. अल्टीमेटली मतलब अंत में, अंततः क्या हुआ, इंग्लिश जो है, इंग्लिश कैसे इमर्ज हुए, मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर, इस कंटिनेंट में सबसे सक्सेसफुल कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर के रूप में इंग्लिश जो है वो इमर्ज हो गए, जो अंग्रेज थे। The spurt in demand for goods like textiles led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. यहाँ पे स्पिनिंग का मतलब कटाई, वीविंग का मतलब बुनाई, ब्लीचिंग का मतलब क्लीनिंग करना या सफाई या धुलाई, और डाइंग का मतलब है कि कलर करना या रंगाई। स्फुट मतलब तेजी आ जाना, ठीक है, यानी कि वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोग कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा क्या किए, अपना लिए, विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम अप, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, ठीक है, यानी कि हमने देखा वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से बहुत सारे लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन जो शिल्प थे इनका बहुत विस्तार हुआ, ठीक है। आगे बोलता है इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, इंडियन जो टेक्सटाइल थे, इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन जो थी वो इंक्रीजिंगली क्या हुई, मतलब धीरे धीरे रिफाइंड हो गई। However, this period also saw the decline of the independence of craftsperson. But इस पीरियड में क्या हुआ, जो क्राफ्ट पर्सन थे यानी जो शिल्पकार थे, उनकी जो इंडिपेंडेंसी थी या जो उनकी स्वतंत्रता थी वो घटने लगी, ठीक है, डिक्लाइन होने लगी। They now began to work on a system of advances which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents। यानी कि वो अब एक बिगन टू वर्क यानी कि काम करना स्टार्ट कर दें सिस्टम ऑफ एडवांसेस, यानी एक ऐसे एडवांसेस जैसे सिस्टम ऑफ एडवांसेस पे काम करना स्टार्ट कर दिए, विच मीन जिसका दूसरा मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि दे हैड टू वीव क्लॉथ विच वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट, यानी कि उन्हें तो, यानी कि यहाँ पे एडवांसेस का मतलब यानी कि आगे बोलता है कि उन्हें इसको क्राफ्ट पर्सन को अब उन्हीं यूरोपियन एजेंट्स के लिए कपड़ा बुनना है जिनसे उन्होंने ऑलरेडी एडवांस ले रखा है, ठीक है, या एडवांसेस ले लिया और प्रॉमिस किया है कि हम उन्हीं के लिए बुनाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने क्लास 6 में देखा था कि या इसी देखा था अभी जल्दी कि मुगल काल में होता था, ठीक है, जो जमींदार लोग करते थे फसल, मतलब फसल पे क्या करते थे कि जबरदस्ती मतलब लोन दे देते थे, यानी कि कोई किसान है उसको पैसे की जरूरत है, वो क्या करता था, पैसे उधार लेता था। अब ये पैसे तभी देता था दूसरा पर्सन ताकि जो 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 भी प्रोड्यूस होगा तुम इसको वापस दोगे, ठीक है। तो वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न, यानी कि अब जो है जो वीवर्स थे उनके पास खुद की लिबर्टी नहीं थी ताकि वो अपना सेलिंग देयर ओन क्लॉथ अपने खुद का कपड़े जो बेच सके या अपना पैटर्न जो है वो बुन सके। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट, यानी कि उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। द 18th century saw the rise of बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। जो 18th सेंचुरी में क्या देखा गया कि द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास विच आर नोडल सिटीज टुडे। 18वीं शताब्दी में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास नगरों का जो है उदय हुआ, जो आज प्रमुख क्या है, नोडल सिटीज यानी महानगर हैं। Crafts and commerce underwent major changes and merchant and artisan such as weavers were moved into the black towns established by the European companies within these new cities। यानी कि क्राफ्ट और कॉमर्स में बहुत मेजर चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि जो मर्चेंट और आर्टिसन थे जैसे कि वीवर्स, जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा, यानी जो यूरोपीय कंपनीज ने इस्टेब्लिश किया था, क्या, जो नई सिटीज इस्टेब्लिश किया था, जैसे कि नाम क्या था, ब्लैक टाउन्स, ठीक है। यानी कि इस वाले सेंटेंस में बोलता है दोस्तों, क्राफ्ट और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि जो मर्चेंट और आर्टिसन वीवर्स जैसे मर्चेंट जो आर्टिसंस थे वो यूरोपीय कंपनीज द्वारा बनाई गई नई सिटीज ब्लैक टाउन्स में शिफ्ट हो गए, रहने चले गए। द ब्लैक्स आर नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कन्फाइंड हियर व्हाइल द white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta।
जो ब्लैक या नेटिव ट्रेडर्स, नेटिव यानी कि स्थानीय व्यापारी या देसी व्यापारी, यानी जो ब्लैक या नेटिव जो ट्रेडर्स थे और जो क्राफ्ट पर्सन थे वो इसी जगह पे कन्फाइंड हियर, जबकि वाइट रूलर्स जो थे उनको सुपेरियर रेजिडेंस जैसे कि सुपेरियर फोर्ट जैसे कि सेंट जॉर्ज मद्रास में और सेंट विलियम इन कलकत्ता में वहां पे रहते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर, यानी 18वीं शताब्दी में क्राफ्ट और कॉमर्स की कहानी हम अगले यानी नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में जो बॉम्बे की स्ट्रीट कैसी दिखती थी। अब देखते हैं इल स्वेयर बॉक्स में क्या है। वास्को डा गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। In the 15th century, European sailors undertook unprecedented exploration of sea routes. Unprecedented मतलब अभूतपूर्व, ठीक है, या बेमिसाल। बोलता है इन द 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर द्वारा बहुत ही बेमिसाल सी रूट्स का एक्सप्लोरेशन किया गया। दे वर ड्रिवन बाय द डिजायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनमें से बहुत सारे नाविक ऐसे थे जो कि भारतीय सबकॉन्टिनेंट तक पहुंचने का मार्ग खोज रहे थे, या मार्ग खोजने और स्पाइसेस प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। वास्को डा गामा, अ पोर्चुगीज सेलर। वास्को डा गामा कौन था? एक पोर्चुगीज सेलर था। सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, यानी अफ्रीकन कोस्ट से सेल करता हुआ वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड ओवर टू द इंडियन ओशियन। यानी कि जो वास्को डी गामा जो कि पोर्चुगीज सेलर था वो अफ्रीकन कोस्ट से सेल करता हुआ केप ऑफ गुड होप से होता हुआ इंडियन ओशियन को क्रॉस किया, क्रॉस्ड ओवर द इंडियन ओशियन। उसके बाद वो इंडिया पहुंचा, यानी भारत पहुंचा। ठीक है, हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर। उसकी जो पहली जर्नी थी एक साल से ज़्यादा, पहली जर्नी में एक साल से ज़्यादा लगा। ही रीच्ड कालीकट इन 1498। वो कालीकट, इधर कालीकट किधर है? वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे। ठीक है, तो कालीकट कब पहुंचा? 1498 में। एंड रिटर्न टू लिस्बॉन। लिस्बॉन रिटर्न हुआ कब? फिर लिस्बॉन रिटर्न हो गया। द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल। लिस्बॉन क्या है? पोर्चुगल का की कैपिटल है। द फॉलोइंग ईयर, मतलब कि 1498 में वो कालीकट पहुंचा, उसके बाद फॉलोइंग ईयर, उसके बाद वाले साल में वो लिस्बॉन रिटर्न हो गया जो कि पोर्चुगल की एक कैपिटल है। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स। जब वो चला था उसकी 4 शिप्स थी जिसमें से 2 जो है वो लॉस खो दिया था, मतलब 2 डूब चुकी थी। एंड ऑफ द 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ओनली 54 सर्वाइव्ड। यानी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी दोस्तों 170 लोग थे जिनमें से केवल 54 आदमी जो थे बचे थे। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हजार्ड्स द रूट्स दैट वर ओपन अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ही वॉज फॉलोड बाई इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर्स। इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद, ऑब्वियस हजार्ड यानी कि ऑब्वियस मतलब जो दिख रहे हैं, यानी इन प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, यानी इन प्रत्यक्ष हजार्ड्स के बावजूद जो रूट्स जो है ओपन किए गए, यानी जो रूट्स खोजे गए वे बहुत ही प्रूव हुए टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, यानी बहुत ही एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल प्रूव हुए। एंड ही वॉज फॉलोड बाई इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर। उसके बाद इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर ने इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनके रूट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। The search for sea routes to India had another unexpected fallout। क्योंकि जो सर्च हुआ सी रूट इंडिया, द सर्च फॉर सी रूट टू इंडिया, यानी इंडिया के लिए सी रूट का सर्च होना एक अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलआउट साबित हुआ। ऑन द अजम्पशन दैट द अर्थ वाज राउंड, क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया।